अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम वेज़ोडाइलेशन एंड वेज़ोकंस्ट्रिक्शन एज रिफ्लेक्शन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। वेज़ोडाइलेशन जैसा कि आपको पता है ब्लड वेसल्स का डायलेट कर जाना यानी उनकी लूमेन का इंक्रीज़ कर जाना, और वेज़ोकंस्ट्रिक्शन ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट करना, उनकी लूमेन का डिक्रीज़ कर जाना। वेज़ोडाइलेशन इन इमोशनल स्टेट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इमोशनल स्टेट्स के अंदर वेज़ोडाइलेशन किस तरीके से हो रही होती है। वेज़ोडाइलेशन occurs ड्यूरिंग इमोशन सच एज एप्रीहेंशन एंड रेज। जब आप फियर की कंडीशन में होते हैं, एप्रीहेंशन मीन फियर या रेज की कंडीशन में होते हैं, तो ड्यूरिंग दीज इमोशनल स्टेट्स वेज़ोडाइलेशन occur हो रही होती है। It is triggered by the secretion of epinephrine, a hormone responsible for triple F responses: fear, flight and fright responses. एक हार्मोन जिसे हम एपिनेफ्रिन कहते हैं, ये तीन रिस्पॉन्सेज जो है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसकी सक्रीशन को ट्रिगर किया जाता है ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट्स। जब फियर होगा, फ्लाइट होगी या फ्राइट रिस्पॉन्सेस बॉडी ने देने हैं, तो तब एपिनेफ्रिन की सक्रीशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इट इन्वॉल्व्स सिंपैथेटिक vasodilator fibers that originate in the cerebral cortex and terminate at postganglionic neurons in blood vessels of the skeletal muscles. इस सारे प्रोसेस में होता क्या है कि जो वेज़ोडाइलेटर फाइबर्स होते हैं, सिंपैथेटिक वेज़ोडाइलेटर फाइबर्स, वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वहाँ से ये सिंपैथेटिक वेज़ोडाइलेटर फाइबर्स ओरिजिनेट हो रही होती हैं और टर्मिनेट हो रही होती हैं ब्लड वेसल्स में, स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स में, जहाँ पर के पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। वहाँ पर जाकर ये वेज़ोडाइलेटर फाइबर्स जो हैं, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, वो एंड होते हैं। अब इन फाइबर्स की वजह से क्या होता है कि दीज एक्टिवेशन लीड्स टू द रिलीज ऑफ द एसिटाइल कोलाइन कॉजिंग द वेज़ोडाइलेशन। ये फाइबर्स जो सिंपैथेटिक वेज़ोडाइलेटर फाइबर्स हैं, जब इनकी एक्टिवेशन होती है तो इसके नतीजे में ये एसिटाइल कोलाइन रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, और एसिटाइल कोलाइन क्या करता है कि वो ब्लड वेसल्स की वेज़ोडाइलेशन करना शुरू कर देता है। यानी सारे प्रोसेस में हुआ क्या कि एक इमोशनल स्टेट की वजह से, इमोशनल स्टेट्स की वजह से, जो कि फियर है या फ्लाइट है या फ्राइट है, उनके रिस्पॉन्सेज शो करने हैं। और फियर और रेज की कंडीशन में क्या होता है, ये इमोशनल स्टेट्स हैं, इनके दौरान क्या होता है कि एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है, और एपिनेफ्रिन की वजह से जो सिंपैथेटिक वेज़ोडाइलेटर फाइबर्स हैं, जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन में का पार्ट है, वहाँ से ये फाइबर्स ओरिजिनेट हो रही हैं, और स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स में पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स पर ये टर्मिनेट हो रही हैं। ये फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं और एपिनेफ्रिन की वजह से एक्टिवेट होते हैं, और इनकी वजह से एसिटाइल कोलाइन इन फाइबर्स से रिलीज होना शुरू हो जाता है, और दिस एसिटाइल कोलाइन जो है कॉज द वेज़ोडाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। अब इस वेज़ोडाइलेशन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स तो वेज़ोडाइलेट हो गई एसिटाइल कोलाइन की वजह से, लेकिन इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होंगे। ब्लड इज डिस्चार्ज थ्रू द थोरोफेयर चैनल्स रेदर देन कैपिलरीज। इस वेज़ोडाइलेशन की वजह से ये होता है कि ब्लड जो है वो थोरोफेयर चैनल से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, इसकी बजाय कि वो कैपिलरी से डिस्चार्ज हो, एंड लीड्स टू द हीट लॉस थ्रू स्किन, जिसकी वजह से स्किन से हीट लॉस शुरू हो जाता है, एंड स्किन बिकम्स हॉट एंड रेड। आपने देखा होगा जब एप्रीहेंशन या रैग की कंडीशन होती है तो स्किन रेड और हॉट हो जाती है।
इस इमोशनल स्टेट में स्किन हॉट और रेड हो जाती है, और इसी वजह से हो रही होती है कि वेजोडाइलेशन जो है उसकी वजह से जो ब्लड है वो थोरोफेयर चैनल से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, बजाय इसके को ब्लड कैपिलरी से डिस्चार्ज हो, और इससे स्किन जो है वो रेड और हॉट, जब हीट लॉस थ्रू स्किन होना शुरू होता है तो इससे स्किन हॉट और रेड बन जाती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन इन इमोशनल स्टेट्स अब हम देखेंगे। पहले हमने वेजोडाइलेशन देख ली कि इमोशनल स्टेट्स के अंदर वेजोडाइलेशन किस तरह से हो रही है। अब हम वेजो कंस्ट्रिक्शन की बात करेंगे कि ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट वेजो कंस्ट्रिक्शन का क्या रोल होता है। कॉजेज द रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द स्किन। वेजो कंस्ट्रिक्शन जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि ब्लड वेसल्स ने क्या होना है कि कंस्ट्रिक्ट हो जाना है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जानी है। अब जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है इमोशनल स्टेट्स के दौरान तो स्किन को ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है एंड प्रिजर्व द बॉडी हीट, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जब स्किन को ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी तो हीट लॉस भी कम हो जाएगा और बॉडी हीट जो है वो प्रिजर्व होना शुरू हो जाएगी एंड स्किन बिकम्स कोल्ड, और स्किन जो है बजाय हॉट होने के वो कोल्ड होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वहाँ से अब हीट लॉस नहीं हो रहा। एसोसिएटेड कंडीशंस विद वेजोकंस्ट्रिक्शंस की बात कर लेते हैं हम कि it occurs in situations such as shock, apprehension and tachycardia। इन कंडीशंस के अंदर जो शॉक है या हाइपरटेंशन है या टेकाइकार्डिया है, इन सिचुएशंस के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है एंड स्टिमुलेटेड बाय द आर्टेरियल स्ट्रेच रिसेप्टर्स। Effects of the increased intracranial pressure leads to the production of the hypertension, results in bradycardia. Bradycardia means slowness of the heart. अब वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन की डायग्राम को आप देख सकते हैं। सबसे पहली डायग्राम में आपको नॉर्मल आर्टरी नज़र आ रही है, उसके लुमेन का साइज़ देखें और उसमें से गुजरने वाले ब्लड सेल्स का नंबर आप देखें। जबकि जो दूसरी डायग्राम है उसके अंदर अगर आप देखें तो आपको एक वेजो डायलेट हुई आर्टरी, वेजो डायलेट हुई वेसल, ब्लड वेसल नज़र आ रही है, जिसमें कि लुमेन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो चुका हुआ है, यानी डायलेट हो गई है ब्लड वेसल, और इसमें लार्जर नंबर ऑफ ब्लड सेल्स देन द नॉर्मल आर्टरी पास हो रही हैं, यानी ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया है। इसके बाद आप थर्ड जो है वो डायग्राम देखें तो इसके अंदर आपको एक ऐसी ब्लड वेसल दिखाई दे रही है जो वेजो कंस्ट्रिक्ट हो चुकी है, जिसमें लुमेन का साइज़ डिक्रीज कर चुका हुआ है और इसमें से गुजरने वाले ब्लड सेल्स का नंबर भी कम हो गया है, यानी ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज कर गया है। रोल ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स की अब हम बात कर लेते हैं। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टरीज असल में ब्लड का पाथवे क्या है, ब्लड फ्लो का पाथवे क्या है। आर्टरियोल सप्लाई ब्लड टू द ईच कैपिलरी नेटवर्क। ब्लड सबसे पहले आर्टरीज में आता है, आर्टरी से वो आर्टरियोल्स में आता है, क्योंकि आर्टरीज जब ब्रांच होती हैं तो जो ब्लड वेसल्स बनाती हैं उनको हम आर्टरियोल्स कहती हैं, जिनका डायमीटर आर्टरीज के कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है। आर्टरियोल्स जब ब्रांचेस बनाती हैं तो कैपिलरी का नेटवर्क बनता है। अब आर्टरियोल से ब्लड सप्लाई टू ईच कैपिलरी नेटवर्क को जा रही होती है। ब्लड फ्लोज फ्रॉम आर्टरियोल्स टू दी मेटा आर्टरियोल्स, और ब्लड जो है वो आर्टरियोल से फिर आगे मेटा आर्टरियोल्स में जा रहा होता है एंड फ्रॉम मेटा आर्टरियोल्स ब्लड फ्लोज इनटू दी थोरोफेयर चैनल्स। मेटा आर्टरियोल से ब्लड जो है वो फिर थोरोफेयर चैनल्स में जाता है। अब पाथवे आप ज़रा नोट करते जाएं कि आर्टरी से आर्टरियोल में ब्लड जा रहा है, आर्टरियोल्स ईच कैपिलरी नेटवर्क को ब्लड सप्लाई करती हैं,
आर्टरियोल से ब्लड जो है वो मेटाट्रियोल्स में जाता है और मेटाट्रियोल से ब्लड जो है वो थोरोफेयर चैनल में फ्लो कर रहा होता है। Several capillaries branch from the thoroughfare channels. जो thoroughfare channels होते हैं वहाँ से बेशुमार कैपिलरीज की ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही होती हैं, बन रही होती हैं। एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स अब हम देख लेते हैं। Located at the origin of the capillary branches from thoroughfare channels, जहाँ पर thoroughfare channel से capillary branches निकलती हैं, वहाँ ओरिजिनेट होती हैं, वहाँ पर ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं, लोकेट कर रहे होते हैं। जैसा कि उनके नाम से पता लग रहा है, प्री कैपिलरी यानी कैपिलरी से पहले होंगे। थोरोफेयर चैनल से प्री कैपिलरी स्फिंक्टर थोरोफेयर चैनल से कैपिलरीज ओरिजिनेट होती हैं और जहाँ पर कैपिलरी की ब्रांचेस थोरोफेयर चैनल से ओरिजिनेट होंगी वहाँ पर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मौजूद होगा। कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, हर जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है वो स्मूथ मसल सेल से मिलकर बना होता है। एंड रेगुलेट द ब्लड फ्लो इनटू द कैपिलरीज बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग के जरिए से कैपिलरीज में जाने वाले ब्लड फ्लो को ये कंट्रोल कर रहा होता है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। फंक्शन एज गेट्स टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ ब्लड इनटू द कैपिलरीज, जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स है गेट के तौर पर एक्ट करते हैं ताकि कैपिलरी में जाने वाले ब्लड को कंट्रोल किया जा सके। अब इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो आपको जो रेड कलर की एक साइड पर वेसल नजर आ रही है ये आर्टरियोल है, आपको लिखा हुआ भी मिल रहा होगा आर्टरियोल, और दूसरी साइड पर ब्लू कलर की आपको वेसल नजर आ रही है जो कि विनियोल है। आर्टरियोल आर्टरीज की ब्रांचेस से बन रही है और विनियोल वेन्स की ब्रांच होने से बन रही होती हैं। आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स को आपस में कनेक्ट कौन कर रहे होते हैं, वो कैपिलरी नेटवर्क कनेक्ट कर रहा होता है। आपको कैपिलरीज भी लिखी हुई नजर आ जाएंगी। अच्छा, अब जो आर्टरियोल्स होते हैं यहाँ से मेटाट्रियोल्स बन रहे होते हैं दैट सर्व्स एज अ वेस्कुलर शंट व्हेन प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स आर क्लोज्ड। अब जो मेटाट्रियोल्स हैं, आर्टरियोल्स की ब्रांचेस से मेटाट्रियोल्स बन रही हैं। मेटाट्रियोल्स जो हैं ये थोरोफेयर चैनल बनाती हैं और ये आगे बढ़ते चले जाती हैं स्ट्रेट। आपको रेड आर्टरियोल से निकलने वाली रेड ब्रांच नज़र आ रही होगी जहाँ पर मेटाट्रियोल्स लिखा हुआ है, और वो आगे सीधी स्ट्रेट चलती चली जा रही है और जाकर वो विन्यूल से अटैच हो जाती है। और ये जो आपको ब्रांच दिखाई दे रही है ये थोरोफेयर चैनल है जो कि एक शंट के तौर पर एक्ट करती है, जिसके ज़रिए से वेस्कुलर शंट के तौर पर एक्ट करती है, जिसके ज़रिए से ब्लड जो है वो आर्टरियोल से विन्यूल में जा रहा होता है। किस वक्त? जबकि कैपिलरीज में से ब्लड पास नहीं हो रहा होगा। कब? और ये सिचुएशन कब पैदा होती है? जब वो स्फिंक्टर्स जो कैपिलरी के ओरिजिन पर मौजूद हैं, जिनको हम प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कहते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। अब यहीं पर अगर आप मेटाट्रियोल्स के पास देखें तो आपको ब्रांचेस निकलती हुई ब्लड वेसल्स की नज़र आ रही हैं जिनको के उन्होंने कैपिलरी बेड लिखा हुआ है, और हर कैपिलरी की ब्रांच के स्टार्टिंग पर अगर आप देखें तो आपको वहाँ पर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मिल रही हैं, रिंग शेप। ये बेसिकली स्मूथ मसल के रिंग्स हैं और ये स्मूथ मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो इसके नतीजे में ये कैपिलरी के अंदर फ्लो करने वाले ब्लड को जो कि मेटाट्रियोल से कैपिलरी बेड में जा रहा होता है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं या रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब जिस वक्त ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्लोज होंगे और कैपिलरी बेड में ब्लड फ्लो नहीं जा रहा होगा तो उस वक्त फिर आर्टरियोल से ब्लड वेन्यूल में किस तरह से जाएगा, वो इन आर्टरियोल से मेटाट्रियोल में जाएगा और वहाँ से थोरोफेयर चैनल के ज़रिए से वेन्यूल के अंदर चला जाएगा।
अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो आपको ये यही चीज़ जो अभी मैं आपको बता रही थी वो क्लियरली समझ आ जाएगी। एक आर्टरी आपको नीचे लिखी हुई नज़र आ रही है रेड कलर की, वहाँ आर्टरी ब्रांच हुई है और वहाँ से आर्ट्रियोल ओरिजिनेट कर गया है। दूसरी साइड पर आप देखें ब्लू कलर की आपको वेन दिखाई दे रही है, वेन की ब्रांच से आपको वेन्यूल मिल रहा है। अब आप ब्लड आर्टरी से एरो को फॉलो करते जाना है आपने, ब्लड आर्टरी से आर्ट्रियोल में जा रहा है और आर्ट्रियोल से अगर आप देखें ब्लैक एरोस को आप फॉलो करें तो वहाँ से जो ब्लड है वो मेट आर्ट्रियोल में जा रहा है और वहाँ से होता हुआ थोरोफेयर चैनल से जो एक स्ट्रेट आपको जिगजैग सी जो है वो ब्लड वेसल दिखाई दे रही है, ये थोरोफेयर चैनल है और जिसके ऊपर एरो बने हुए हैं ब्लैक एरोस। ब्लड जो है वो आर्ट्रियोल से इस थोरोफेयर चैनल से गुजरता हुआ विन्योल में एंटर हो जाता है और जो थोरोफेयर चैनल्स हैं वहाँ से कैपिलरीज ओरिजिनेट हो रही हैं और पूरा बेड टिश्यू सेल्स के अंदर बना रही हैं। ये हर कैपिलरी के ओरिजिन पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो आपको रिंग शक्ल का स्मूथ मसल सेल्स दिखाई दे रही हैं जो कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं। ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कैपिलरी बेड के अंदर जाने वाले ब्लड को अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग के ज़रिए से रेगुलेट कर रही हैं। जब ये क्लोज होंगे तो ब्लड आर्ट्रियोल से थोरोफेयर चैनल के ज़रिए से गुजरकर जो कि शंट के तौर पर एक्ट कर रहा होगा ब्लड को वेन्यूल तक पहुंचा रहे होंगे। बिल्कुल आप इसी तरीके से देखें जैसे उसने यहाँ डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है कि जब जो चैनल क्लोज है तो कोई जो है वो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्लोज है तो कोई ब्लड नहीं गुजर रहा और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर ओपन है तो ब्लड जो है वो पास हो रहा है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।